आज इस माता के जगराता में रजत की सच्चाई सबके सामने लाने वाला हूं मैं। शिखर गांव में जगराता में लगी देवी मां की मूर्ति देखकर ये कहता है, गांव में जगराते का आयोजन खूब धूमधाम से किया गया है। रजत के मैदान में ही जनरेटर बुलाकर हर जगह लाइटें लगवाई गई है। नाटक मंडली से लेकर ढोल नगाड़े वालों का भी इंतजाम है। अपनी टोली के साथ खड़े शिखर की नजर तभी कुछ गांव वालों पर जाती है जो मुंह बनाए बात कर रहे हैं कि आखिर इस जगराते में उस रजत को मुख्य अतिथि बनाने की क्या जरूरत थी। ये सुन दूसरा गांव वाला पलटकर जवाब देता है, और करते भी तो क्या, इस गांव में एक ही जगह है जहां जगराता हो सकता है और रजत ने इसी शर्त पर यहां जगराता करने की इजाजत दी कि मुख्य अतिथि उसे ही बनाया जाए, वरना वो मुख्य अतिथि बनने के नहीं बल्कि गांव से निकालने के लायक है। यह सुनकर शिखर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आखिर उसका प्लान सफल जो हो रहा है, गांव वाले रजत का असली रूप पहचानने लगे हैं। तभी वहां खड़े गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है, क्योंकि रजत प्रवेश करता है समारोह में। अंदर पहुंचते ही सीधा जाकर सामने मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठता है और कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति देता है। मगर इससे पहले कार्यक्रम शुरू हो, कुछ लोग रजत की उपस्थिति से गुस्सा होकर यहां से निकल जाते हैं। उनमें से एक सरपंच भी है, जिसे रोकने की कोशिश रजत भी करता है, मगर सरपंच बिना एक बार भी पीछे पलटे वहां से चले जाते हैं। यह देखकर रवि और बाकी सब भी परेशान हो उठते हैं। रवि शिखर से कहता है, सरपंच तो जा रहा है, अब क्या करें? शिखर रवि को शांत करते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसा उसे सरपंच के पीछे भेजता है। शिखर के बगल में खड़ी शीना कहती है, गांव वालों का गुस्सा देखकर लग तो रहा है कि लोहा गर्म है। हथियार मारने का सही वक्त यही है। और रवि भी वहां एक कंबल लिए आता है और कहता है, काम हो गया है, अब तुम्हारी बारी। शिखर हामी भरते हुए कंबल ओढ़ लेता है और धीरे धीरे से चलते हुए रजत की ओर बढ़ जाता है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रजत सामने चल रहे नाटक में मगन है कि उसके पीछे वाली सीट पर कंबल ओढ़े शिखर आकर बैठता है और मौका देख धीरे से रजत के कानों के पास कुछ ऐसा कहता है कि रजत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिखर गहरी मगर धीमी सी आवाज में कहता है, मैं विपिन बोल रहा हूं, पीछे मत मुड़ना और हंसते रहो। किसी को शक नहीं होना चाहिए हम दोनों पर। मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मुझे और पैसे चाहिए। पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास मिलो मुझे अभी, और अगर ना मिले तो मैं आज इस मंच से चिट फंड का सच सबको बता दूंगा। और शिखर इतना कह यहां से चला जाता है। रजत का माथा पसीने से भर गया है, मगर रजत ने इस मौके की तैयारी पहले से कर रखी है और वहां से उठकर जाने लगता है। इशारे से अपने एक चमचे को पास बुलाता है और उससे एक बंदूक लेकर अपनी जेब में रख लेता है। रजत हाथ में बंदूक लिए तेजी से पीपल के पेड़ की ओर बढ़ जाता है और वहां पहुंचकर एक आदमी को कंबल ओढ़ के बैठे हुए देखता है। एकदम गुस्से में तिलमिलाया हुआ रजत उस पर बंदूक तान देता है और चीख पड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? और तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसी बचकानी हरकतों से डर जाऊंगा? रजत, जिससे ये पूरा गांव डरता है, वो तेरी इस राज खोलने की धमकी से इतनी आसानी से डर जाएगा? बहुत पापड़ बेले हैं तब जाकर ये सब हासिल हुआ है। और तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे राज खुलने से डरता हूं? ले, मैं खुद चीख चीख के कहता हूं कि हाँ, मैंने ही सबको जानबूझकर चिट फंड में पैसे डालने को मजबूर किया ताकि वो मुझसे और कर्जा ले और हमेशा के लिए मेरी जकड़ में फंस जाए। सामने खड़े आदमी के और करीब आते हुए अपनी बात जारी रख रजत कहता है, हाँ, ये सब प्लान मेरा ही था, गांव को झूठे चिट फंड में फंसाने का, और अब ये राज तेरे साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। रजत बस इतना बोलकर बंदूक चलाने ही वाला होता है कि सामने कंबल पहना बैठ आदमी खड़ा हो जाता है और कंबल हटाता है, जिसे देखकर रजत के होश उड़ जाते हैं और रजत डर के मारे कांपने लगता है। धीरे धीरे उसकी बंदूक नीचे आने लगती है और हाथ से गिर जाती है। रजत के पूरे शरीर से पसीना बड़ी जोर से बहने लगता है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। रजत के सामने जो आदमी खड़ा है वो कोई और नहीं, गांव का सरपंच होता है, जो एकदम लाल आंखें लिए रजत की ओर गुस्से से घूर रहा होता है, मानो जैसे कि आज वो उसका खून ही कर दे।
सरपंच चिल्लाते हुए रजत को कहता है, अच्छा तो ये सब तेरा रचाया हुआ षड्यंत्र था। तेरी वजह से सारे गांव को अपनी जिंदगी भर की थोड़ी थोड़ी जमाई पूंजी से हाथ धोना पड़ा और साथ ही अपनी जमीन भी गंवानी पड़ी। इतना बोल सरपंच सीधे रजत का कॉलर पकड़ता है और उसे खींच के जगराते में सारे गांव वालों की ओर ले जाने लगता है और सबके सामने लाकर जमीन पर पटक देता है। ऐसा नजारा देखते हुए सब हैरान हो जाते हैं और सब खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ आखिर जो सरपंच इतने गुस्से में है। और रजत सर लटकाए शर्म से भरी हुई अपनी आंखें भी नहीं उठा पा रहा है। सरपंच रजत को जमीन से खींचते हुए कहता है, चल उठ खड़ा हो और बता जो तूने अभी अभी मेरे सामने बोला है। रजत थोड़ा सा हकलाते हुए धीरे से बोलना शुरू ही करता है कि गुस्से से भरा सरपंच उसे बीच में काटते हुए कहता है, काम करते वक्त शर्म नहीं आई और अब बताते वक्त शर्म आ रही है। अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं आप सबको। सरपंच उसके बाद एक एक कर सारी बात गांव वालों को बताता है कि कैसे उन सबको धोखा मिला रजत के कारण और अपनी जमीन से भी हाथ गंवाना पड़ा। जिसे सुनने के बाद सभी गांव वालों में गुस्से की एक लहर सी आ जाती है। इसे जूतों से मारना चाहिए, भीड़ में से आवाज आती है और सारे गांव वाले उसके साथ हामी भरने लगते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि शिखर सबको रोकने लगता है। शिखर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रुक जाइए, आप सब कानून को हाथ में न ले, मैं विनती करता हूं। सामने खड़ा एक व्यक्ति कहता है, तुम इन सबसे दूर रहो, इसने हमारे साथ धोखा किया है, हमसे हमारी जमीन भी छीनी है, तुम हट जाओ सामने से। और सब हां में हां मिला रजत की ओर बढ़ने लगते हैं। शिखर के साथ अब रवि भी आ जाता है और चीखते हुए सबसे कहता है, देखिए कानून को हाथ में लेने पर आपका ही नुकसान है, इसे पुलिस के हवाले करने में ही भलाई है। आखिर ऐसे घटिया आदमी को मारने का इल्जाम अपने सर क्यों लेना। रवि की इस बात का सरपंच भी समर्थन करता है और भीड़ को शांत करते हुए कहता है, देखिए ये दोनों सही कह रहे हैं, इसको पुलिस के हवाले करना ही सही होगा, हमें कानून हाथ में नहीं लेना है। सरपंच के बोलने पर सब रुक जाते हैं, मगर अभी भी उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और रजत को अपनी जीप में बिठा लेती है हथकड़ी लगाकर। सरपंच शिखर और रवि की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं आप लोगों को पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस धोखेबाज को सबके सामने बेनकाब किया है। शिखर एक मीठी सी आवाज में सबसे कहता है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, वैसे भी रजत से हमारा कुछ पुराना हिसाब था और मैंने आप लोगों की मदद करने का वादा भी तो किया था। मैं सभी गांव वालों को यह भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों की जमीन भी अब रजत के कब्जे में नहीं है, वो वापस आपके नाम हो गई है। ये बात सुन के जीप में बैठे रजत के साथ सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। शिखर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हाँ सही सुना आपने, वो जो कागजात जिस पे आपने अंगूठा लगाया था वो आपको जमीन वापस देने के कागजात थे और वो अब रजत के हस्ताक्षर के साथ उसी के ही हाथों से कोर्ट में जमा करवा दिए गए हैं। शिखर की ये बात सुन रजत सन्न रह जाता है और गुस्से से भरा शिखर की ओर देखता है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं, शिखर के सामने हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कहने लगते हैं। वहां खड़ी सुलोचना ताई भी शिखर के पास आकर गले से लगा लेती है। सामने खड़ा इंस्पेक्टर कहता है, अच्छा तो ठीक है सरपंच साहब, अब हमें आज्ञा दीजिए। इंस्पेक्टर सरपंच से इतना बोल के अपनी जीप में बैठ पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है। वहीं गांव वाले ये नजारा देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। सब खुशी से झूम रहे होते हैं कि रवि मौके का फायदा उठाने के इरादे से बोल पड़ता है, अच्छा तो हमारे चिटफंड का आप सब समर्थन करोगे ना। ये बात सुनते ही सरपंच सबको रुकने का इशारा देता है और आगे बढ़ हाथ जोड़कर कहता है, देखिए हम आप सबका आभार मानते हैं उन सब चीजों के लिए जो आपने किया है हमारे लिए, मगर ये चिट फंड की बात अब आप दोबारा से शुरू मत कीजिए। वैसे ही बहुत नाटक हो चुका है इसको लेकर गांव में। आपसे विनती करता हूं, अब चिट फंड में साथ देने की उम्मीद हमसे तो मत ही रखो आप। सरपंच की ये बात सुन के रवि को बुरा लगता है और शिखर और टोली के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है।
शिखर सरपंच की तरफ मुस्कुराते हुए बोल पड़ता है, अरे कोई बात नहीं, आपकी मर्जी हो तो आप इसमें सहयोग कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। मगर हमारा तो काम ही है ये कि लोगों को मनाना इसमें साथ देने के लिए। वो उम्मीद तो हम नहीं छोड़ सकते। एक निराशा भरी आवाज में सरपंच कहता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलो सब अपने अपने घर जाओ, बहुत देर हो गई है। सरपंच ये बोलकर चल देता है और गांव वाले भी उसके पीछे हो लेते हैं। दूसरी ओर शिखर और टोली भी आराम करने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। सब लोग एक साथ घर पहुंचते हैं और फिर सुलोचना ताई सबको हाथ मुंह धोने के लिए बुलाती है और खुद रसोई में खाना लाने चली जाती है। बबीता और शीना भी उसकी मदद के लिए उसके साथ हो लेते हैं। इन सब के बीच अभी भी रवि थोड़ा खोया खोया और मायूस सा दिख रहा होता है। शिखर रवि के बगल में बैठे हुए कहता है, अरे अभी तक तुम सरपंच की बात के बारे में सोच रहे हो क्या? अब छोड़ो भी, दिमाग से हटाओ ये बात, कल आराम से साथ बैठ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। और रवि भी सर हिलाता है कि तभी खाना लग जाता है और सभी खाना खा के सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रवि सबसे पहले उठ जाता है और अभी भी उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ नजर आ रही होती है और वो कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी उठ जाते हैं कि तभी शिखर की नजर रवि पे पड़ती है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ दिखता है। रवि के चेहरे पर इतने गंभीर भाव देखकर शिखर उससे बोल पड़ता है, अरे तुम आज बड़ी जल्दी उठ गए, मगर इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? रवि अपना मुंह लटकाए कहता है, मैं सोच रहा हूं कि वापस चला जाऊं, मुझे यहां रुकने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी गांव वाले इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है इन्हें मनाने का। रवि की यह बात सुनकर शिखर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बबीता और शीना भी ये बात सुन चौंक जाते हैं। बबीता रवि की ओर बढ़ते हुए बोल पड़ती है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? आखिर अब हम हार कैसे मान सकते हैं, जबकि अभी अभी गांव वालों को हम पर थोड़ा भरोसा होना शुरू हुआ है। रवि पलटकर बबीता की ओर देखते हुए कहता है, भरोसा होने का क्या हुआ? तुमने देखा नहीं कल किस तरह से सरपंच ने हमारे इतना सब करने के बाद भी चिट फंड की बात सुनते ही अपने तेवर बदल लिए। ऐसे में तुम आखिर कैसे सोच सकती हो कि वो लोग पैसा लगाएंगे? हम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी नहीं होने वाला। वैसे भी मेरा मन और भरोसा उठ चुका है अब। शिखर, बबीता और शीना मिलके रवि को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर रवि टस से मस नहीं होता और अपनी बात पे डटा रहता है। उल्टा उन्हें भी साथ चलने के लिए बोलता है। अंत में सब हार मान लेते हैं। शिखर एक धीमी सी आवाज में कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही, हम अब और नहीं रुकेंगे। शिखर की इस बात पर रवि एक गहरी सांस छोड़ते हुए सर हिलाकर एक मुस्कुराहट के साथ बाकियों की तरफ देखता है। इतना सब चल ही रहा होता है कि रसोई से बहुत जोर की आवाज आती है और सबका ध्यान उस ओर जाता है। सब रसोई की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अंदर आकर देखते हैं तो सुलोचना ताई जमीन पे बेसुध पड़ी होती है। शिखर तुरंत जाकर सुलोचना ताई का सर गोदी में उठा लेता है और उनके शरीर को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। क्या हो गया सुलोचना ताई को? क्या शिखर रवि को वापस जाने से रोक पाएगा? क्या शिखर गांव में चिट फंड खोलने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।